नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ एक बार फिर से आप लोगों के सुपरिचित प्रारब्ध के फाउंडर एडिटर अवनीश पीएन शर्मा जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। व्यालोक जी नमस्कार, सभी दर्शकों को प्रणाम। जय जय श्री राम जी। सर, अक्सर आप मेरे साथ साझा करते हैं कोर्ट की खबरें कि कोर्ट ने ये अच्छा किया, ये सकारात्मक किया, और मैं उस पर हमेशा ही जुडिशरी के नापदान की परतें खोलता हूं, उसका ढक्कन उठाता हूं और कहता हूं कि जब तक आमूल चूल न्यायिक सुधार नहीं होगा तब तक कुछ भी बदलेगा नहीं। दो खबरें आपके साथ साझा कर रहा हूं, प्राथमिक टिप्पणी के बाद इस पर चर्चा करेंगे। एक खबर हमारे पास इलाहाबाद हाईकोर्ट की है, जिन्होंने ये फैसला दे दिया कि अगर एक विवाहित पुरुष किसी दूसरी महिला के साथ लिव इन में रह रहा है तो कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। और यहीं पर उसके साथ पहली खबर यह है। दूसरी खबर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने यह फैसला किया है कि क्राइम के अंदर अप्राकृतिक वैवाहिक यौन कर्म कोई अपराध नहीं है। और उन्होंने बाकायदा आईपीसी पुरानी की धारा 377 का उल्लेख भी किया है। कहा है कि ये अब चूंकि कोई ऑफेंस नहीं है, इसलिए ये कोई खास बात नहीं है। इन दोनों खबरों को पहली नजर में कैसे देखते हैं आप, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी जी व्यालोक जी, देखिए, न्यायपालिका के बारे में जब भी हम विचार करते हैं तो मैं भी जब ये बात कहता हूं कि क्या कहीं वाकई बदलाव हो रहा है, क्या बदलाव दिख रहा है क्या, या बदलाव की तरफ कुछ जा रहा है क्या, जिसे मैं जुडिशियल रिफॉर्म्स के तौर पर हम लोग चर्चा करते हैं, तो मैं बार बार एक बात कहता ही हूं कि जुडिशियल रिफॉर्म कोई ऐसी चिड़िया का नाम नहीं है कि एक फाइल पर लिख के रख दिया जाएगा और साइन हो जाएगा एक दिन और अगले दिन से जुडिशियल रिफॉर्म होगा। ये एक मल्टी लेवल प्रोसेस है। तो उस लिहाज से हम सकारात्मक खबरों पर बात करते हैं। इसका ये अर्थ कभी भी नहीं है कि इस तरह की चीजें नहीं आएंगी, लेकिन मैं जरा दो स्थितियों में इसको देखूंगा। एक, विशुद्ध लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर हम इस दोनों डिसीजंस को विशुद्ध लीगल टर्म में अगर देखें आप, तो पहले जो आपने सबसे बाद में जो किया कि अनैतिक दुराचार जो है वो कोई बहुत ज्यादा अब उसमें इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। अब इस डिसीजन को अगर आप प्योर लीगल टर्म में देखेंगे तो हम कहने को ये कह सकते हैं कि साहब देखिए, चूंकि अपराध है और उस बड़े अपराध में इसको बहुत प्रमुखता अब उसकी आवश्यकता नहीं है, या उसको उतना सीरियसली या कोई बड़ी बात के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। कारण क्या? कारण आप ये देखिए कि उसी जो हमारा लीगल प्रोविजन है उसमें कड़े सजा की तरफ ऑलरेडी एक धारा लग चुकी है। आप समझ रहे हैं ना इसको? तो ये एकदम मैं प्योर लीगल बेस पे कह रहा हूं। तो ये बड़ा रूटीन टाइप का डिसीजन है। अगर आप इसको लीगल किसी उस चश्मे से देखेंगे तो ये बड़ा रूटीन टाइप है। कारण ये, अरे भाई, जब आपकी गर्दन उतारी जा रही है तो आप उंगली मेरी कट रही है, इसको लेके बहुत ज्यादा चिंतित मत रहिए। ये इस तरह का है प्योर लीगल टर्म में। लेकिन इस तरह के जो महिला अपराध से जुड़े मामले होते हैं, और जब आप इसको व्यालोक भाई ले जाएंगे किसी जघन्य यौन जनित अपराध और उसमें क्रूरता, जैसे कि आरजी कर जैसा मामला हो, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, जहां पर कि बहुत एक दर्दनाक स्थिति से न सिर्फ एक हत्या जैसे अपराध को अंजाम दिया गया, बल्कि उसके पहले की जो यौन क्रूरता तमाम ऐसे केसेस में, और वो तो निर्भया के समय से भी, आखिर वही तो आधार बना है सारे प्रोविजंस का। तो उसमें जो एक कैपिटल पनिशमेंट की सजा होती है, जिसमें ये होता है कि भाई रेयर ऑफ रेयरेस्ट मामला है, समझ रहे हैं, उस लेवल पर कहीं ना कहीं इसमें आरोपी को एक छोटी सी रियायत मिलने जैसी चीज है। ये भी इसकी लीगल जो साइड है ये कहती है। तो समाज के लिए ये कोई ऐसा नहीं है, ये वाकई मैं कहूंगा आपको कि अगर उन्होंने कहा तो ये रूटीन एक डिसीजन है, क्योंकि उस केस में ऑलरेडी एक बड़ी धारा रहती है। उस संदर्भ में ये बात आई।
तो ये केवल अगर मान लीजिए महिला सुरक्षा या महिला के जो कानून है, जो निर्भया और जो बाकी कमिटीज के जो प्रोविजन है जिसके तहत बड़ा मजबूत किया गया है, अगर उसकी छाया में देखें तो अगर ये केवल उस दायरे में आने वाले केसेस के लिए होता तब ये एक गलत बात थी, एक सामाजिक रूप से एक ब्लंडर था। तो इसको इस संदर्भ में देखिए। अब आते हैं जरा दूसरे वाले मामले पे। मैं फिर जरा उसकी लीगल केवल विशुद्ध कानूनी आधार पर अगर मैं विवेचन करूं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बल्कि यह तो आप ये कह सकते हैं कि ये जब महिलाओं के पक्ष में आया तो फिर ये हुआ कि भाई ये पुरुषों के साथ बड़ा अन्याय है। तो अगर न्याय के उस सिद्धांत के आधार पर मैं इसका विवेचन करूं तो मैं कह सकता हूं कि लो भाई, अब तुम्हारे पास भी एक ये रास्ता है पुरुषों के पास। लेकिन कुल मिला के ये हमारे समाज के सांस्कृतिक जो स्वरूप है उसको सूट नहीं करता। मैं इसी की बात करता हूं कि जब कभी कोई फैसला या कोई भी निर्णय न्यायपालिका से समाज वाली जो खिड़की है, जिधर से पूरा समाज क्या सोच रहा है, क्या उसकी अपेक्षा है, क्या उसके लिए आवश्यक है, इसकी तरफ जब जाएगा एकदम टेलर मेड ऑटोमेटेड कि नहीं भाई हमारी पट्टी बंद है, हमको तो ऐसे तौलना ही है, इधर भारी है इधर भारी, दोनों को बैलेंस करना है, तब ये चीजें नहीं होंगी। और संभवतः न्यायिक सुधार की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक मानवीय टच होना चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि आज के सीजीआई इस अप्रोच को कहते हैं, तमाम चीजें अभी भी हैं वैसे ही। तो मुझे लगता है कि जब जब इस तरह के फैसले आ जाते हैं, मैं दूसरे फैसले की बात कर रहा हूं, पहले वाले को तो मैंने प्योरली कह दिया कि उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है, उसमें कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि यौन से जुड़े हुए जो अपराध हैं वो उसमें अपराधी को कुछ बेनिफिट दिया जाए, उसके लिए नहीं है, मैंने बताया आपको। लेकिन ये जो दूसरा केस है इसमें समाज नाम की उस खिड़की को बंद रखा है, तब ये आइसोलेशन में डिसीजन आते हैं। और ये ऐसा अकेला डिसीजन है, ये महिलाओं के बारे में भी है। तो मुझे लगता है कि यहीं कहीं हमें एक परिवर्तन की आवश्यकता है, एक तरीके की आवश्यकता है। बाकी इन दोनों डिसीजन में, पहले वाले में तो मैंने लीगल क्लियरिटी दे दी, दूसरे वाले में कोई ऐसा भी विध्वंसक मामला नहीं है। हालांकि इसकी बार बार अलग अलग तरीके से विवेचना होगी। मुझे लगता है पुरुष समाज तो मस्त होगा, कहीं स्वागत होगा तो न करे इस फैसले का, और कर ही रहा होगा। देखिए एक चीज बताएं आपको, हम लोगों ने कई बार कहा, वो जो हम बार बार कहते हैं ना कि समाज वाली खिड़की जब आप खोलेंगे, जुडिशरी से खुलेगी, ब्यूरोक्रेसी से खुलेगी, है, और राजनीति वाली जो है, अब राहुल गांधी की राजनीति में क्या है, वो समाज की खिड़की नहीं खोले हुए हैं, इसलिए समाचार जो है अयागीन बतियाता है तो राहुल गांधी बयादीन बतियाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो वही नरेंद्र मोदी कैसे टच कर लेते हैं भाई, आप ये बताइए। इस आधुनिक जो काल है उस काल में सूचना तकनीक या दुनिया भर की चीजें लेके आते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन समाज के अंतिम आदमी से जुड़ने के लिए रेडियो जिंदा कर देते हैं। तो जमीन से जो एक जुड़ाव रहता है, जब वो आपकी जुडिशरी का भी होगा, उसमें भी मानविकी का पहलू आएगा, ऑटोमेटेड नहीं होगा, तब निश्चित तौर पर ये बदलाव आएगा। तो मुझे लगता है कि ये उस तरह का डिसीजन है। बाकी इससे कोई बहुत हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी ही जो पी है, चोरी तो नहीं की है, डाका तो नहीं डाला वाला मामला है कि भाई डाका उधर भी पड़ रहा है तो डाका इधर भी। इसका एक जवाब जो मैं सॉल्यूशन की अगर आप मुझसे बात करिए तो लीगल फ्रेमवर्क पर आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते डिसीजन को, लेकिन सॉल्यूशन की अगर मैं लास्ट लाइन में बात करूं तो फिर वही रटा रटाया बात, और बड़ी सही बात है, क्या करें इसलिए बार बार वो आती है। समाज के स्तर पर हमारा परिवर्तन, हमारा परिमार्जन, जिसमें दाम्पत्य के बीच अवैधता न हो, जिसमें इनकम्प्लीट रिलेशंस न हो, तो ये एक नैतिकता है जो समाज से आएगा। वरना भाई साहब कानून बना के आप ना, माफ कीजिएगा कड़वा सच है, आप कोई अपराध नहीं रोक सकते, ना हत्या रोक सकते, ना बलात्कार रोक सकते, ना दुराचार रोक सकते हैं, ना तमाम तरह की चीजें। जब तक ये समाज है तब तक ये सारी चीज रहेगी, ये अटल सत्य है। कंट्रोल कैसे किया जाए, कैसे इसको एक दायरे में रखा जाए, सवाल इसी का है। जी चलिए
इसका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू दिया और थोड़ी सी आपकी जो मुस्कुराहट है पुरुष समाज के प्रति, उस सबको हमने देखा, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। मेरा जो बार बार कहना होता है, आप जिसे समाज की खिड़की कहते हैं, मैं कहता हूं कि 1830 ईस्वी के या 1840 ईस्वी के आर्काइक कानून जब तक आपके देश में रहेंगे, जब तक आप विक्टोरियन नैतिकता से, एलिजाबेथन नैतिकता से, या कहें तो ईसाई नैतिकता से चालित रहेंगे, तब तक ये सारी चीजें और इस तरह की तमाम बातें होती रहेंगी। आपके यहाँ अगर किन्नरों के लिए एक अपमानजनक पूरी परिपाटी निकली है तो वो आपकी परंपरा नहीं थी। आपके यहाँ वो समाज का अंग हुआ करते थे। आपके मंदिरों की बाहरी दीवारों पर बहुत सारी मूर्तियां गड़ी हुई हैं। अभी भी आप कोणार्क चले जाएं, खजुराहो चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, खजुराहो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन आप कोणार्क के मंदिरों पर भी जाइए तो बाहरी दीवारों पर भित्ति चित्र ऐसे अंकित हैं। तो आपके यहाँ वो टैबू नहीं रहा था। लेकिन ये जब आपने 200 वर्षों तक, 250 वर्षों तक, 500 वर्षों तक टैबू बनाया, उसके बाद हुआ। लेकिन आपके साथ जो एक सबसे बड़ी दुर्घटना हुई समाज के तौर पर और देश के तौर पर, वो ये कि 1947 ईस्वी को भी आपने कुछ नहीं बदला। अभी आप भारतीय न्याय संहिता लेकर आए, आपने नाम बदला, लेकिन उसकी पूरी आत्मा वही की वही है, जस की तस है। वो पूरी की पूरी ईसाई अवधारणा दंड से और उससे चालित होती है। तो अब अवनीश भाई ने चूंकि इतने विस्तार से वो चीजें बता दी, तो मैंने इसमें केवल एक क्षेपक जोड़ा है और अब उनसे ये सवाल नहीं, इस पर चर्चा का आग्रह है कि वो इसको कंक्लूड करें, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, कि क्या हम यह उम्मीद कर सकते हैं वर्तमान समय में किसी भी सरकार से, चाहे ये सरकार हो या 5 साल बाद वाली सरकार हो, कि जिस तरह भारतीय न्याय संहिता नाम हुआ है, उसी तरह इसकी आत्मा जब तक बदलेगी नहीं तब तक जुडिशियल रिफॉर्म्स भी नहीं आएंगे। जो अवनीश जी कहते हैं कि जुडिशियल रिफॉर्म्स किसी कागज पर साइन करने से नहीं आएंगे, वो पूरा का पूरा सुधार तब होगा जब न्याय की भारतीय अवधारणा को आप समाहित करेंगे। सर, आपकी टिप्पणी और इस चर्चा का समापन प्लीज। एकदम एकदम। देखिए, जहां तक पुराने जो कानून है, तो आपने हमने सबने देखा है, प्रधानमंत्री जी कई बार गिना भी चुके हैं उसको, अपनी संख्या भी बता चुके हैं कि कितने कॉलोनियल कानून जो कि निष्प्रयोज्य थे, जिनका कोई अब बहुत ज्यादा रिलेवेंस नहीं था और जबरिया बने थे, तो वो हटाया। लेकिन लेकिन वो सारे ऐसे हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम में बहुत बाधा डालते थे और वो थे। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि भारतीयकरण, भारतीय जो न्याय व्यवस्था है उसका जब तक भारतीयकरण नहीं होगा तब तक ये सारी चेंजेस नहीं होगी, ये इतनी सटीक बात है, बिल्कुल सही है। जब किताबें बदलेंगी, पाठ्यक्रम बदलेगा, पाठ बदलेंगे, ट्रेनिंग बदलेगी, उसके अंदर जब भारतीय जो परंपरा है उसका समावेश होगा, तो वो एक कंडीशनिंग होगी ना, उससे निकले हुए न्याय के अधिकारियों की, उससे निकले हुए न्याय व्यवस्था की, जजेस की, तो फिर फैसले उस हिसाब से होंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी सरकार ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव, अच्छा इसको भी, भाई आप कह रहे हैं कि उसमें जब तक भारतीय प्राण नहीं होगा, तो फिर वही वाला बात आता है। ऐसा तो कोई है नहीं कि एक भारतीय प्राण की जो है पूरा ऐसे इनहेल किया जाएगा, भारतीय प्राण इनहेल होगा और फू करके या किसी सिलेंडर से भारतीय प्राण लाके उसमें डाल दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। समाज की खिड़की जितना ज्यादा व्यवस्थाओं के बड़े बंद कमरों में खुलेंगी, जितना एक्सेस होगा, जितना टू वे कम्युनिकेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा, तो चूंकि भारत की समाज की मूल आत्मा ही सनातनी है और वही आत्मा उसमें जाके मिलनी है, ये एक विधान होगा मेरे हिसाब से कि जैसे आत्मा फूंकी जाएगी। यही तो होगा जब समाज की जरूरतें महसूस की जाएं, उसकी अपेक्षाएं महसूस की जाएं। तभी मैं बार बार कहता हूं कि जितना ज्यादा समाज से, ये नहीं कि मी लॉर्ड, अरे भाई आप भी आदमी हैं, आपको भी सोचना होगा। आपको केवल धारा नंबर, ये धारा नंबर, उपधारा में लिखा है ये 4 बार ये, और अभी अभिषेक मनु सिंघवी और तमाम इस जैसे जगलर जो कानून के आपकी किताबों के हैं वो बैठ जाएंगे और फिर आप लोग उसको वो करेंगे। नहीं, खिड़की जब समाज की आप खोल के रखेंगे
तब आपको ये पता होगा कि अगर कोई सनातनी आदमी कोर्ट तक आ रहा है एक प्रोसीजर फॉलो करके, तो वो पहला तो न्याय व्यवस्था में उसका विश्वास है, वो आपसे उम्मीद लगा के आ रहा है, कोरम पूरा कर रहा है, प्रोसेस फॉलो कर रहा है, और फिर आप उससे कह दे रहे हो कि जाओ अपने भगवान से कह लो कि अपनी जो है खंडित जो मूर्ति है उसका जो है सही करा लें। ये नहीं होगा ना तब। और ऐसा नहीं है कि कई मौकों पर हुआ नहीं है। बाबरी विध्वंस और श्री राम जन्मभूमि के मामले में एक पक्ष ये है जिस पर कम जानकारी की वजह से जो दूसरा पक्ष है वो ताना मारता है कि भाई साहब उसमें वो नहीं, अदालत ने ये कहा था। अरे भाई ये भी कहा था, सुन लो, ये भी कहा था। तो जब मैं ये कहता हूं ना व्यालोक भाई कि भारत को हिंदू राष्ट्र लिख के देने की जरूरत नहीं है, भारत का डिफॉल्ट कल्चर हिंदू राष्ट्र है, भारत का डिफॉल्ट कल्चर सनातन है, तो वही प्राण है। और जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा किसी ऑफिस का, मैं कह रहा हूं डीएम ऑफिस का होगा जितना ज्यादा इंटरेक्शन, यानी ब्यूरोक्रेसी का जितना होगा, जुडिशरी का जितना होगा, तो अब यही एक प्रोसेस है। और मुझे लगता है कि एक बार फिर कोई सरकार कोई कानून लाके नहीं कहेगी कि ओम मंगलम भगवान विष्णु करके अब जो है कार्रवाई शुरू होगी, ऐसे ही सब फैसले दोगे। ये क्या हो सकता है? क्या ये कहा जा सकता है? नहीं। तो जब आप कह रहे हैं कि उसमें भारतीय प्राण आना, तो भारतीय प्राण आएगा जब समाज की खिड़की खोलेंगे और जुडिशरी भी उधर देखेगी, उधर की बातों को समझेगी, महसूस करेगी। और वर्तमान समय में अब ये करना पड़ेगा। कारण ये, मैं एक कारण सबसे बड़ा मानता हूं, चाहे दुनिया का कोई सिस्टम हो या दुनिया का कोई आवाम समाज, कोई जनता हो, बहुत तेज दोनों आपस में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सोशल मीडिया डिजिटल क्रांति को पूरी तरीके से क्रेडिट देना होगा हमें। सीधा कम्युनिकेशन है भाई साहब, सीधा कम्युनिकेशन। तो सीधे कम्युनिकेशन के इस जमाने में बड़ा आसानी से आपको पता है कि समाज क्या सोच रहा है, और आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा। जिसको अभी तक आप गोल गोल घुमा के कहते थे कि समाज में हिंसा न हो, समाज में विद्वेष न फैले, नहीं, सीधे सीधे कहिए, और यही प्राणवायु है। तो मुझे लगता है कि वो मैकेनिज्म मैंने पकड़ने का प्रयास किया है कि ये होगा कैसे। वरना तो हम कहेंगे कि प्राण आ जाए, फूंक दिया जाना चाहिए। अरे कैसे फूंक दिया जाना चाहिए? तो मुझे लगता है कि ये है, खिड़कियां खोलें। और मुझे तो अब सही लगता है कि लोग जुडिशरी पर ज्यादा बात कर रहे हैं, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, तमाम प्लेटफॉर्म पे लगातार बात हो रही है। जजेस अगर कल को सोशल मीडिया पे आ जाए, मैं कहता हूं आइए भाई, थोड़ा सा आप लोगों को बर्दाश्त कम होता है तो अकाउंट में जो है प्रोफाइल पर जवाब देने वाला वो तमाम सेटिंग वेटिंग होता है, उससे करके आइए भाई, कोई चुनिंदा लोग आपको जवाब दे पाए, लेकिन इंटरेक्ट कीजिए, करना चाहिए। जो प्रधानमंत्री हर एक बात को सोशल मीडिया पे, इसका सहारा लीजिए साहब। और इससे बड़ा फास्ट कम्युनिकेशन और क्या है, जो आप सीधे जुड़ रहे हैं लोगों से। तो एक मुझे लगता है कि ये जब रहेगा ना, तो पंचायत टाइप माहौल आ जाएगा। और जिस दिन भारतीय न्याय व्यवस्था में पंचायत हमारी सनातनी व्यवस्था आ गई, उस दिन काम बन जाएगा। क्या दिक्कत? तो मुझे लगता है कि खिड़की खोलिए हुजूर, और धीरे धीरे अब बदलते समय का कम्युनिकेशन का जो क्रांति है वो बदल देगा साहब, उससे मुझे बड़ी उम्मीद है जी। तो खिड़की खोलिए हुजूर। और मुझे लगता है कि इतने विस्तार से जो अवनीश जी ने हमें बातें बताई, उसके बाद इस पहलू पर एक नए ढंग की रोशनी जरूर पड़ी है। विचार कीजिएगा। दर्शकों श्रोताओं, फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा विराम, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम। और व्यालोक वाणी को अपना स्नेह और प्रेम देते रहिए। मुझे यानी व्यालोक को और अवनीश जी को दीजिए विदा। जय सिया राम। जय जय से प्रणाम।